नमस्कार, आप देख रहे हैं महाभारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। यूरोप में राष्ट्रवाद के भाग 3 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूं, सबसे पहले उन बिंदुओं को हम एक बार देख लें, उसके बाद फिर बारी बारी से सारी बिंदुओं पर एक विस्तार रूप में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हम अपने कार्य को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है बिंदु नंबर 1 में यूरोप में राष्ट्रवादी भावना न फैले, इसके लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी राजा मेटरनिख का प्रयास। आपने सही समझा कि यूरोप महादेश में नेपोलियन युग के अंत के बाद बोले तो मेटरनिख युग के समय में यूरोप महादेश में राष्ट्रवादी की भावना ना फैले, इसके लिए ऑस्ट्रिया के जो चांसलर बोले तो राजा मेटरनिख था, उसने कौन कौन सा प्रयास किया और कैसे कैसे किया, इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद बिंदु नंबर 2 में है नेपोलियन युग के बाद। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 1799 से लेकर 1815 ईस्वी के जो समय था, उस समय को हम नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 1815 के बाद 1848 ईस्वी तक का जो यूरोप में समय रहा, उसको मेटरनिख युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पॉइंट है, नेपोलियन युग के बाद फ्रांस का नया शासक था, इसके उद्देश्य मतलब कि कहने का मतलब है कि फ्रांस से जब नेपोलियन युग का अंत हुआ तो फ्रांस की गद्दी को संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के बाद फ्रांस की गद्दी किसने संभाली और उसकी जनता के प्रति किस प्रकार की नियत थी, किस प्रकार की सोच थी, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हम देखें, एक शासक के रूप में लुई 18वां का जनता के प्रति नियत, उसको तो मैंने पॉइंट दो में ही बोल दिया। चौथा पॉइंट है, लुई 18वां के बाद फ्रांस का शासक था, इसके नियत। फिर लुई 18वां जो बना होगा, उसके बाद फ्रांस की गद्दी पर कौन आया और उसके जनता के प्रति क्या नियत था। पांचवा है, चार्ल्स 10 के शासन में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना और उसके नियत क्या, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति से हम क्या समझते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको 5 नंबरिया जो दीर्घोत्तरीय होता है उसमें पूछ सकता है। उसी तरह फ्रांस में 1848 की क्रांति से हम क्या समझते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जैसे हेडिंग नंबर 1 पर चर्चा किया जाए, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना ना फैले, इसके लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख का क्या प्रयास रहा। तो मैं आपको बता दूं कि वियना सम्मेलन में सभी विजयी शक्तियां एकजुट हुई थी, जिसमें प्रासा था, ब्रिटेन था, हंगरी था, उसके बाद क्या बोलते हैं ऑस्ट्रिया था। तो ये जो शक्तियां वियना सम्मेलन में भाग लिए थे, इन सब का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन अपने विभिन्न प्रकार के अभियानों तथा युद्धों के द्वारा जो यूरोप में पुरातन व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया था, बोले तो राजतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया था, पुनः उन्हीं राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। साथ ही साथ वे संभवतः हर एक प्रयास करना जिससे यूरोप महादेश में राष्ट्रवादी भावना ना फैले। इसके लिए मेटरनिख ने क्या किया कि इटली को विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दिया। जैसे उसमें एक राज्य हुआ करता था इटली का सिसिली और नेपल्स। तो सिसिली और नेपल्स को वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने उसको बुर्बो वंश के सम्राट को दे दिया। उसके बाद रोम एक राज्य था जो इटली में हुआ करता था, तो रोम और उसके आसपास के राज्यों को पोप के राजा को दे दिया, राजा पोप को दे दिया। उसके बाद लोम्बार्डी और जो वेनेशिया था वो भी इटली का ही एक प्रांत था। जिस तरह भारत का एक प्रांत बिहार राज्य है, उड़ीसा है, बंगाल है, इस प्रकार के जो राज्य है, उसी तरह इटली का 2 राज्य था जिसका नाम लोम्बार्डी और वेनेशिया था। तो लोम्बार्डिया और वेनेशिया को स्वयं अपने अधीन रख लिया। कौन? तो मेटरनिख कहाँ का राजा था? तो ऑस्ट्रिया का राजा था।
ऑस्ट्रिया का राजा था, तो फिर ये इटली को विभिन्न प्रांतों में क्यों बांट दिया और उसको अपने अधीन क्यों ले लिया? तो इसका सीधा साधा जवाब है, सीधा जवाब है क्योंकि वे हर एक प्रयास करना चाहता था जिससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना न फैले। इसके आगे चले तो परमा हुआ, मोडेना हुआ और टस्कनी हुआ। तो इन तीनों राज्यों को हैब्सबर्ग के राजा को दे दिया। उसके बाद जो सार्डिनिया था उसको पिडमाउंट में मिला दिया, ताकि इटली को छोड़िए पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना ना फैले। उसके बाद हम चलते हैं जर्मनी पर। तो जर्मनी में मैं आपको बता दूं, जर्मनी भी आपको यूरोप महादेश में ही आता है। तो जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावना ना फैले, उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव बनाए रहा। कौन बनाए रहा? तो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिक था, वे जर्मनी पर भी अपना अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव को बनाए रहा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जर्मनी को 39 रियासतों में फिर विभाजित कर दिया, ताकि उस पर अप्रत्यक्ष रूप से ही अपना प्रभाव को बनाया जा सके और पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना ना फैले। मैं यहाँ बेर बेर बोल रहा हूँ कि पूरे यूरोप में, ताकि आप इस पर जोर दीजिए कि ये यूरोप महादेश जिसमें लगभग आज के वर्तमान समय में 44 देश आते हैं और एक देश का राजा जिसका नाम मेटरनिक था, वे संभवतः पूरा प्रयास किया कि पूरा यूरोप में, ना सिर्फ ऑस्ट्रिया या फ्रांस या जो भी हो, बल्कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी भावना ना फैल सके। तो हमने हेडिंग नंबर 1 को समझ लिया। उसके बाद हेडिंग नंबर 2, नेपोलियन युग के बाद फ्रांस का नया शासक कौन बना तथा उसके जनता के प्रति क्या नियत था। तो मैं आप सबको बता दूं, जब वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी को किया गया, उस सम्मेलन के तहत फ्रांस के गद्दी पर बुर्बो वंश के जो शासक थे जिसका नाम था लुई 18वां, उसको गद्दी पर, फ्रांस के गद्दी पर बैठाया गया। और फ्रांस के गद्दी पर लुई 18वां को बैठाने का नियत ये था कि लुई 18वां क्या करे, नेपोलियन के पहले, नेपोलियन जो फ्रांस में जो पुरातन शासन व्यवस्था था उसको अस्त व्यस्त किया था, उसी पुरातन व्यवस्था को लागू करने के लिए वियना सम्मेलन में मेटरनिक ने क्या किया कि फ्रांस की गद्दी पर लुई 18वां को पुनः स्थापित कर दिया, ताकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस पुरातन व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया था फिर उसी व्यवस्था को लागू कर दी जाए। लेकिन यहाँ जो लुई 18वां था, वो लुई 18वां समझदार व्यक्ति था। उन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों को देखा और परिस्थितियों को देखते हुए वे पुरातन व्यवस्था को जनता पर थोपने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने सुधारवादियों और प्रतिक्रियावादियों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू किया। किस सन में? तो 2 जून 1814 ईस्वी में, हालांकि लिखा है 2 जून 1814 ईस्वी, लेकिन मेरे अनुसार से वह होना चाहिए 2 जून 1815 ईस्वी। अब इसका कारण यह है क्योंकि 2 जून 1800, अब वही बताइए, 2 जून 1814 का मतलब हुआ वियना सम्मेलन के पहले की बात है, जबकि लुई 18वां फ्रांस का शासक कब बने हैं? जब शासक बनेंगे तभी तो कोई नियम लागू करेंगे अपने देश में। तो शासक कब बने हैं? तो 1815 ईस्वी में। ये जो समान नागरिक संहिता का जो बात किया जा रहा है, बुक के अनुसार 2 जून 1815 ईस्वी को बात किया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ जो 1814 है उसकी जगह पर क्या होना, 1815 की जगह पर 1814 लिखा गया। तो लुई 18वां ने 2 जून 1815 ईस्वी में एक समान नागरिक संहिता लागू किया। अब यहाँ 2 शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा है प्रतिक्रियावादी और एक आ रहा है सुधारवादी। तो सुधारवादी का तात्पर्य आप सभी कोई समझ सकते हैं कि जो सुधार की नियत रखता हो, जो सुधार की भाव रखता हो। लेकिन यहाँ एक शब्द और आया, प्रतिक्रियावादी। तो मैं आपको बता दूं प्रतिक्रियावादी का अर्थ क्या होता है या प्रतिक्रियावादी से हम क्या समझते हैं। तो प्रतिक्रियावादी भी एक प्रकार के भावना का नाम है, भाव है, विचार है। तो किस प्रकार के विचार है? तो प्रतिक्रियावादी इस प्रकार के भाव या विचार है जो किसी भी प्रकार के सुधार के विरोध में हो, सुधारात्मक कार्य के विरोध में हो, अर्थात वो पुरातन जो पुराना जो व्यवस्था होता है उसी पर अपना मतलब कि विश्वास रखता हो,
उसे प्रतिक्रियावादी के नाम से जाना जाता है। जैसे इस प्रतिक्रियावादी शब्द को हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। आज से कुछ 100 साल पहले हम जाए तो हमारे भारत में जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, उस वर्ण व्यवस्था के वजह से जो शूद्र जाति के लोग हैं उन पर सवर्णों के द्वारा बहुत सारे अत्याचार को किए जाते थे। इतिहास के माध्यम से हमको पता चलता है। लेकिन आज युग बदल गया है, आज युग बदल रहा है, जिसमें सभी वर्णों को एक समान नजरिए से देखा जाने का प्रयास किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे संविधान के नजर में सबको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। कोई ना नीच है ना कोई उच्च है। लेकिन इतना संविधान में व्यवस्था होने के बावजूद भी आज के डेट में कुछ लोग हैं जो इन वर्ण व्यवस्था को अपने सर पर लेकर ढो रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति को हम प्रतिक्रियावादी की नजर से देख सकते हैं। एक शासक के रूप में लुई 18वां का ये भी हो गया है, ये पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट पर चलते हैं। लुई 18वां के बाद फ्रांस का शासक कौन बना? तो जैसे मैं बता दूं, आज के वर्तमान भारत में भारत का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, शासक है आपके देश के, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनता की राय है, जनता की सोच है, जनता के विचार है। उसके बाद यहाँ इस धरती पर कोई जीने नहीं आया है, एक दिन सबको मर जाना है। तो उसी तरह हुआ होगा कि जब फ्रांस के गद्दी पर जब लुई 18वां था, तो ऐसा बात नहीं कि लुई 18वां ही फ्रांस के गद्दी पर बने रहेंगे। उसको भी एक ना एक दिन किसी न किसी कारणवश गद्दी को तो त्यागना ही पड़ेगा। तो जब लुई 18वां फ्रांस के गद्दी को त्यागे, उसके बाद फ्रांस की गद्दी पर आपके बैठे चार्ल्स 10। कौन बैठे जी? चार्ल्स 10 बैठे। हमने देखा लुई 18वां के बाद फ्रांस की गद्दी को कौन संभाला? तो फ्रांस की गद्दी को चार्ल्स 10 ने संभाला। अब यहाँ चार्ल्स 10 के बारे में कुछ जानकारी हम थोड़ा बहुत ले लें ताकि हमको आगे की सिलेबस में दिक्कत ना हो। तो थोड़ा बहुत जानकारी कहने का मेरा मतलब ये था कि चार्ल्स 10 किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, आखिर उसको शासन करने की नीयत क्या थी, वो किस दिशा में समाज को या देश को ले जाने की सोच रखता था। तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स 10 जो था यह घोर निरंकुशवादी तथा प्रतिक्रियावादी शासक था। तो प्रतिक्रियावादी का मतलब हम थोड़ा देर पहले सुने हैं, समझे हैं, लेकिन यहाँ फिर एक शब्द आ रहा है निरंकुशवादी या निरंकुश। तो मैं आपको बता दूं, निरंकुश शब्द का मतलब होता है जो राजशाही में अर्थात जो राजतांत्रिक में विश्वास रखता है उसको निरंकुश भी उसे निरंकुश के नाम से भी जाना जाता है। तो चार्ल्स 10 का स्वभाव किस तरह था? तो प्रतिक्रियावादी और निरंकुश था। चार्ल्स 10 अपने शासनकाल में पोल लिगनेक को प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया था। एक बार और सुन लीजिए, चार्ल्स 10 लुई 18वां के बाद जब फ्रांस की गद्दी को संभाला तो वह अपने शासनकाल में पोल लिगनेक को प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान किया। जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहां सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास, और उससे कम पावर किसके पास होता है? तो प्रधानमंत्री के पास। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा पावर किसी के पास होता है काम उम करने का, जनता में पॉपुलर होने का? तो सबसे ज्यादा पावर होता है प्रधानमंत्री के बाद, उसके पीछे पावर होता है राष्ट्रपति के बाद। लेकिन दूसरे देशों में जैसे अमेरिका में चले जाइए, फ्रांस में चले जाइए, रूस में चले जाइए, वहां सबसे ज्यादा पावर किसको होता है? तो राष्ट्रपति को। तो ये जो चार्ल्स 10 को हम लोग बोल रहे हैं कि लुई 18वां बाद गद्दी को संभाला, अर्थात गद्दी को किस रूप में संभाला? तो यह राष्ट्रपति के रूप में संभाला। और यह अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद पर किसको विराजमान किया? तो पोल लिगनेक को विराजमान किया। चार्ल्स 10 की प्रवृत्ति क्या थी? तो चार्ल्स 10 एक निरंकुश तथा प्रतिक्रियावादी शासक था। अब जो व्यक्ति खुद निरंकुश और प्रतिक्रियावादी है वो तो सुधारवादी के साथ उसका उठना बैठना ना होगा, उससे हित ही ना होगा, नहीं ना होगा। क्योंकि हम देहात में कहावत सुनते हैं, विचार से जब विचार मिलता है तो हित ही होता है, विचार में जब अलगाव होता है तो वहां दुश्मनी की भाव पैदा होता है। तो चार्ल्स 10 अपने शासनकाल में किसी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर रहा है, और चार्ल्स 10 प्रतिक्रियावादी और निरंकुशवादी विचार का है।
तो जाहिर सी बात है कि पोल इग्नेट भी आपका प्रतिक्रियावादी ही शासक होगा, इससे कोई ठुकरा नहीं सकता है। तो यह हेडिंग था चार्ल्स 10 के शासन में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना। तो चार्ल्स 10 के शासनकाल में फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन बना, तो पोल इग्नेट। पोल इग्नेट का विचार क्या था, या पोल इग्नेट किस प्रकार के नेता था, तो पोल इग्नेट प्रतिक्रियावादी नेता था। इसके बाद का पॉइंट है जुलाई 1830 की क्रांति। इस हेडिंग को हम बढ़िया से समझेंगे, बहुत मजेदार है, इसमें आपको मजा आने वाला है। जुलाई 1830 की क्रांति से हम क्या समझते हैं, तो चलिए मैं विश्वास करूंगा कि आप सब कोई इस बिंदु को बहुत बढ़िया से सुनेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि जो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया, उस वियना सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि नेपोलियन ने अपने युद्ध अभियानों के द्वारा जो व्यवस्था को, राजतांत्रिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त किया था, नेपोलियन के द्वारा अस्त व्यस्त किए गए व्यवस्था को पुनः क्या करना था, लागू करना था। इसी उद्देश्य से फ्रांस के गद्दी पर लुई 18वां को बैठा दिया गया, ताकि लुई 18वां फ्रांस के जब गद्दी संभालेंगे तो फिर राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करेंगे। लेकिन लुई 18वां एक समझदार व्यक्ति था। उन्होंने फ्रांस के जनता पर पुरातन व्यवस्था, बोले तो राजतांत्रिक व्यवस्था थोपने के वजह 2 जून 1815 ईस्वी को समान नागरिक संहिता लागू किया, ताकि सुधारवादी और प्रतिक्रियावादी के बीच टकराव ना हो सके, अर्थात इन दोनों में क्या रहे, सामंजस्य बने रहे। जो 2 जून 1815 ईस्वी को लुई 18वां के द्वारा समान नागरिक संहिता लागू किया गया, यह फ्रांस में आपको 1848 ईस्वी तक बना रहा, अर्थात देश जो था इस नियम पर काम करते रहा। लुई 18वां जब शासन से हटा, उसके बाद चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी को संभाल रहा है। और चार्ल्स 10 को तो आप समझ में किया कि निरंकुशवादी तथा प्रतिक्रियावादी था, और उन्होंने अपने शासन काल में पोल इग्नेट को प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया, नियुक्त किया था। अब ये दोनों प्रतिक्रियावादी है और निरंकुश भी है, अर्थात ये दोनों क्या करेंगे, राजतांत्रिक व्यवस्था पर लागू विश्वास करेंगे। और चूंकि यहाँ नेपोलियन आपको 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक रहा, लगभग 15 साल तक जब रहा, तो 15 साल के दौरान में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना इतना ना भर दिया था कि लाख वियना सम्मेलन के बावजूद भी, या ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के लाख प्रयास के बावजूद भी यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को किसी ने भी नहीं रोक सका। अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं कि मैं अभी तक दाल भात चटनी खा रहा था, तो मेरे नजर में तो यही खूब है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब दाल भात चटनी के अलावा हमको दाल भात चोखा पापड़ तिलौड़ी इस प्रकार की चीज मिलना शुरू कर दे, तो जाहिर से बात है कि दाल भात चटनी के तुलना में दाल भात जो सब्जी वगैरह पापड़ तिलौड़ी होता है, थोड़ा ज्यादा चटर पटर होता है। अब मुझे पहले तो केवल दाल भात चटनी का एहसास था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया और भी सारी चीजों को। अब बाद में चल के हमारे भोजन में इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए जिसमें केवल दाल भात चटनी हो, तो मैं दाल भात चटनी का कभी स्वागत करूंगा, दिल से नहीं करूंगा। मेरा दिमाग कहीं ना कहीं कहाँ खींचेगा, तो दाल भात सब्जी पापड़ तिलौड़ी सारी चीजों को और खींचेगा। तो इन 15 साल के अवधि में बोले तो नेपोलियन बोनापार्ट के युग में लोगों ने राजतांत्रिक व्यवस्था तो पहले भोगा ही था, उसके बाद गणतांत्रिक व्यवस्था को भी भोग लिया, और लोगों ने तुलना किया कि दोनों में कोई बेटर है तो कौन है, तो गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो अब चूंकि जनता सर्वोपरि होती है, अब हमारे देहात में, हमारे भारत में बोला जाता है जनता जनार्दन के रूप होता है, अर्थात जनता भगवान के रूप होता है। तो संसार में सबसे सर्वशक्तिमान कौन है, तो भगवान है। अर्थात जितना पावर भगवान के पास है उतना ही पावर किसके पास है, जनता के पास है। जनता जिसे चाहेगी रखेगी, जनता जिसे चाहेगी नहीं रखेगी। जनता से बड़ा ना कोई आज तक हीरो हुआ है और ना ही भविष्य में होगा। इसके लिए आप किसी भी प्रकार के इतिहास को देखिए, जब जब जनता जागी है तब
कितना हो शक्तिशाली सम्राट हो, कितना हो अत्याचार सम्राट हो, उसको हिलाकर और उठाकर कोसों दूर फेंक दिया। तो अब ये जो चार्ल्स दस हुए और पोल इग्नेक हुए, ये लोग भी प्रतिक्रियावादी थे, निरंकुशवादी थे। तो ये क्या चाहेंगे कि हाँ फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना फैले? नहीं चाहेंगे। ये लोग क्या चाहेंगे कि पुरातन व्यवस्था ही पहले के जैसा था वैसा ही का वैसा बना रहे। लेकिन लोगों का एहसास हो चुका था राजतांत्रिक व्यवस्था में और गणतांत्रिक व्यवस्था में कितना का अंतर है, और दोनों में सबसे उत्तम कोई है तो क्या है। तो इसलिए फ्रांस में सुधारवादी और क्या बोलते हैं उदारवादी दल भी कार्य कर रहा था। किसके समय? तो चार्ल्स दस के समय। भले नेपोलियन जुकांत हो गया, लेकिन ये जो लोगों की एहसास कराया था वो तो मर नहीं सकता है, वो तो लोगों में था। और उस प्रकार के संस्थाएं भी चल रही थी जो फ्रांस छोड़िए पूरा यूरोप में राष्ट्रवादी का भावना फैले। एक और दूसरी शक्ति का प्रयास ये रहा कि राष्ट्रवादी भावना ना फैले, लेकिन एक और ये भी प्रयास रहा कि राष्ट्रवादी भावना फैले। वो कौन कौन से दल कर रहे थे? तो सुधारवादी और क्या बोलते उदारवादी दल, इस प्रकार के दल राष्ट्रवादी, इस प्रकार के दल राष्ट्रवादी की ओर लोगों को लेकर जा रहे थे। अब इधर जो चार्ल्स दस के समय में पोल इग्नेक जब क्या बना बोलते हैं फ्रांस का प्रधानमंत्री बना, अब ये क्या किया ससुरा कि जो लुई 18वां 2 जून 1815 ईस्वी में समान नागरिक संहिता को लागू किया था, उसके बदले किसके बदले? तो लुई 18वां के द्वारा 2 जून 1815 ईस्वी में जो समान संहिता लागू किया गया था, उसके बदले अभिजात वर्ग का स्थापना किया। अब फिर यहाँ आ रहा है कि अभिजात वर्ग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, समाज में जो सबसे शक्तिशाली वर्ग होते हैं उनको अभिजात वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो पोल इग्नेक ने लुई 18 के द्वारा जो समान नागरिक संहिता को लागू किया गया था, उसके स्थान पर क्या किया? तो एक अभिजात वर्ग की स्थापना की तथा उन लोगों को विशेष अधिकार से विभूषित कर दिया, अर्थात उन लोगों को विशेष अधिकार दे दिया। कुछ ऐसा अधिकार दिया जो माने आम जनता को नसीब ना हो, आम जनता को नसीब ना हो, और विशेष अधिकार दे दिया। तो इससे ये जो समान संहिता नागरिक के स्थान पर जो अभिजात वर्ग के स्थापना कर उसको विशेष अधिकार दिया गया। इन अधिकारों को जो सुधारवादी नेता थे कहाँ फ्रांस में, उन लोगों को समझ में आया गया कि ये जो पोल इग्नेक है यह चाह रहा है इस प्रकार के जो क्या बोलते अभिजात वर्ग का स्थापना इसलिए किया है। कौन? पोल इग्नेक। किसको लगा? तो सुधारवादियों को, क्योंकि ये चाहता है कि जो राष्ट्रवादी जो भावना है यह यूरोप में ना फैले, बोले तो फ्रांस में ना फैले। अब सुधारवादियों को यह लग गया षड्यंत्र। किसको लगा? सुधारवादियों को। षड्यंत्र कौन लगा? तो जो समान नागरिक संहिता के स्थान पर अभिजात वर्ग की स्थापना कर उसे विशेष अधिकार देकर विभूषित किया गया, ये चीज जो सुधारवादी थे उन लोगों को लग गया षड्यंत्र। किसके प्रति षड्यंत्र? तो राष्ट्रवादी भावना को ना फैलने देने का ये क्या था? चाल था। सुधारवादियों को लगा। अब जो सुधारवादी लोग थे, उदारवादी लोग थे, वे पोल इग्नेक का माने चारों ओर आलोचना करना शुरू कर दिए। अब इन लोगों के आलोचना को दबाने के लिए, किन लोगों के? तो सुधारवादी और उदारवादियों के आलोचना को दबाने के किसके प्रति आलोचना? तो पोल इग्नेक के प्रति आलोचना का मतलब होता है निंदा करना, बुराई करना। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं जन चार्ल्स दस बारे ई 4 गो अध्यादेश के लागू कैले के? तो चार्ल्स दस। फिर यहाँ एक शब्द आ रहा है कि भाई अध्यादेश का मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, अध्यादेश जो होता है एक प्रकार के कानून होता है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडलों के द्वारा, या फिर से देखिए, अध्यादेश एक प्रकार के कानून होते हैं जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडलों के सिफारिश से राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है। फिर एक बार सुनिए, अध्यादेश का अर्थ क्या होता है? तो अध्यादेश एक प्रकार के कानून है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडलों के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है, और यह
अध्यादेश लागू कब किया जाता है? तो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब किया जाता है। तो चार्ल्स दस ने क्या किया? चार्ल्स दस ने 4 अध्यादेश 25 जुलाई 1830 ईस्वी को लाया। क्यों लाया? तो पोल इग्नेक के विरोध में सुधारवादी और उदारवादियों के द्वारा जो निंदा किए जा रहे थे उनको दबाने के लिए 4 अध्यादेश लागू किया चार्ल्स दस ने 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। अब लोगों ने जो ये बोलते हैं चार्ल्स दस के द्वारा जो 4 अध्यादेश है, इस 4 अध्यादेश के विरोध में पेरिस में लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और 28 जून, हालांकि किताब के अनुसार 28 जून बता रहा है, मुझे भी यहाँ थोड़ा संदेह है, 28 जून ना होकर 28 जुलाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखे तो जो अध्यादेश है वो 25 जुलाई को आया है और उसके बाद गृह युद्ध आपका शुरू हो गया 28 जून का। तो पहले जून आता है, उसके बाद जुलाई आता है, तो पहले हमको अध्यादेश आना चाहिए, उसके बाद गृह युद्ध होना चाहिए। तो यहाँ जब मेरे विचार से ऐसा लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग यहाँ भी होगा, तो मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए कि 28 जुलाई को, कितने जुलाई को? 28 जुलाई को लोगों ने पेरिस में गृह युद्ध शुरू कर दिया। किसके विरोध में? तो 4 अध्यादेश के विरोध में। अब रहा ये पेरिस क्या? तो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। तो लोगों ने 28 जुलाई 1830 ईस्वी को पेरिस में गृह युद्ध शुरू कर दिया। अब इस गृह युद्ध को देखते हुए चार्ल्स दस क्या किया? फ्रांस की गद्दी को त्याग कर टपाटप इंग्लैंड को भाग गया। तो फ्रांस में जो 28 जुलाई 1830 ईस्वी की जो क्रांति हुई, इसी क्रांति को हम जुलाई 1830 के क्रांति के नाम से जानते हैं। अब चलते चलते इसमें थोड़ा ये भी बता दूं कि जुलाई 1830 की क्रांति थी, इसमें चार्ल्स दस के बाद फिर फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स दस के बाद फ्रांस की गद्दी पर लुई फिलिप बना। कौन बना? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप किसके दम पर बना? तो वहां के जो पत्रकार थे, सुधारवादी थे, उदारवादी थे, किसान लोग थे, इन लोगों के सपोर्ट से लुई फिलिप को फ्रांस की गद्दी पर बैठाया गया। लुई, जैसे कि लुई 18वां जो था बूर्बो वंश का सम्राट था, और जो लुई फिलिप है यह आर्लियंस वंश का क्या था? सम्राट था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जैसे कि अब हमारा टॉपिक है फ्रांस में 1848 की क्रांति से हम क्या समझते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे कि हमने देखा चार्ल्स दस के बाद फ्रांस की गद्दी को कौन संभाला? तो लुई फिलिप संभाला। अब थोड़ा लुई फिलिप के स्वभाव के बारे में देख लिया जाए कि आखिर लुई फिलिप राष्ट्र के प्रति किस प्रकार के सोच रखता था, जनता के प्रति उसकी क्या नियत थी। तो लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, चार्ल्स दस की तरह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक नहीं था। तो लुई फिलिप कैसे शासक, किस प्रवृत्ति का शासक था? तो लुई फिलिप उदारवादी प्रवृत्ति का एक शासक था। उदारवादी के साथ साथ यह बहुत ही महत्वाकांक्षी था। फिर यहाँ एक शब्द आ रहा है महत्वाकांक्षी। तो महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि भविष्य में हम बड़ा करें, भविष्य में कुछ बड़ा करें। उसके बाद लोगों से अच्छा कहने के मेरे अंदर क्या हो, लालसा जागा रहे। इस प्रकार के जो मेंटेलिटी रखता है कि भविष्य में हम बहुत बड़ा कहे, वर्तमान समय में भी लोग हमको क्या कहे, अच्छा कहे, इस प्रकार के विचार रखने वाले लोगों को बोला जाता है महत्वाकांक्षी। तो लुई फिलिप जो था महत्वाकांक्षी में भी बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उन्होंने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। तो आपसे यदि पूछा जाए लुई फिलिप ने अपने शासन काल में एक स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन क्यों किया, तो आपका जवाब होना चाहिए कि अपने विरोधियों को खुश करने के लिए इस नीति का अवलंबन किया। फिर लुई फिलिप ने अपने शासन काल में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। किसको प्रधानमंत्री बनाया? गीजो को प्रधानमंत्री। अब गीजो जो था वह घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, अर्थात वह भले ही उदारवादी लुई फिलिप का क्या था, प्रधानमंत्री था, लेकिन ये खुद क्या था, तो प्रतिक्रियावादी था। जैसे अब जैसे ही प्रतिक्रियावादी शब्द आ गया तो आपके और हमारे दिमाग पे यह चल गया कि हाँ, उसके अंदर किसी भी नए काम के करने की चाहत ना होगी, बल्कि पुरातन व्यवस्था पर ही अपना काम करने का प्रयास कर रहा होगा। उसके बाद जो ये लुई फिलिप जी थे, लुई फिलिप पूंजीपतियों को साथ रहना ज्यादा पसंद किया, और पूंजीपतियों का जो क्या था, संख्या जो था
फ्रांस में अल्पमत था, अर्थात थोड़ा था। क्या था? थोड़ा था। अब जैसे मान लीजिए कि हम उस क्षेत्र से कोई इलेक्शन लड़ रहा हूं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है और हिंदुओं की संख्या लगभग 10% है, और मुझे वहां से टिकट मिला है, वहां से मुझे अब टिकट मिला है तो मैं तो जीतने का चाहत रखबे करूंगा। अब इस जीतने के चाहत में मैं क्या करूं, हिंदुओं को साथ में ज्यादा रहूं, तो बताइए तो मुझे मुस्लिमों का वोट मिलने वाला है? नहीं मिला। जब वोटे ना मिलेगा अर्थात मैं बहुमत साबित नहीं करूंगा, जब बहुमत साबित नहीं करूंगा तो मैं दोबारा पद पर आने वाला हूं? तो नहीं आने वाला। इसी तरह लुई फिलिप जो थे पूंजीपतियों के साथ ज्यादा रहना पसंद किया, जिसकी संख्या फ्रांस में अल्पमत थी। तो एक चीज हमने देखा, लुई फिलिप विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। दूसरा, अपने शासनकाल में गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, गीजो जो प्रतिक्रियावादी शासक था। तीसरा यह देखा कि जो लुई फिलिप जो थे ज्यादातर पूंजीपतियों के साथ रहना पसंद कीजिए, जिसका संख्या बहुत ही कम था। चौथा चीज कि इसके शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी और भूखमरियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब हम अपने घर का इस प्रकार से नेतृत्व कर रहा हूं कि मेरा बेटा एक दिन खा रहा है तो एक दिन भूखों सूझ जा रहा है, कभी उसको कलम की कॉपी नहीं है तो कभी इसको किताब की कॉपी नहीं है, यहाँ तक ठंडा में पहनने के लिए गर्म कपड़ा भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों में मेरे प्रति असंतोष की भावना तो यहाँ जगना ही जगना है। उसी तरह लुई फिलिप के शासनकाल में बेरोजगारी की संख्या और भूखमरी की संख्या चरम सीमा पर थी। साथ ही साथ इनका जो विदेशी नीति था, किनका? तो लुई फिलिप का विदेशी नीति था जो था वह अच्छा नहीं था, वह अच्छा नहीं था। तो इस तरह अब लोगों में लुई फिलिप के भी प्रति क्या बोला जाए कि असंतोष का भावना अपना एक चरम सीमा पर चल गया। तत्पश्चात 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोजन का आयोजन किया गया और जगह जगह पर लुई फिलिप का विरोध किया गया। इसका नतीजा ये हुआ, अर्थात बोले जो तो इसका भी क्रांति बोला जाएगा, क्रांति हुआ। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप जी ने भी क्या किया, फ्रांस की गद्दी को त्याग कर वो टपटप कहाँ भाग गया? इंग्लैंड भाग गया। और इसी घटना को हम फ्रांस की 1848 के क्रांति के नाम से जानते हैं। तो अब फिर मिलेंगे हम अगला भाग में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।